चलिए बच्चों, गुड इवनिंग रहेगा मेरे तरफ से आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ब्रह्मास्त्र। क्या लेकर के आया हूँ? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र समझते हैं आप लोग क्या होता है? ब्रह्मास्त्र का मतलब ऐसा अस्त्र होता है जो एग्जाम में एक बार छोड़ दिए तो 40 में 40। समझ रहे ना बात? तबाही मचा देंगे। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया अच्छे से तो एग्जाम में बिल्कुल तबाही मचा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो कि एकदम डायरेक्ट आपके एग्जाम के क्वेश्चन में गिरने वाला है। डायरेक्ट जो 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है आपका कंप्यूटर साइंस का, उसमें गिरने वाला है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। और ये जो वीडियो है ये कंप्लीट रिवीजन है पूरे 11th क्लास का। तो इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर कुछ नहीं पढ़े हैं कैसे पास होंगे। तो वो बच्चे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिए। पास तो क्या आप टॉप हो सकते हैं अगर इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिए और समझ गए तो। ठीक है, तो पास भूल जाइए बच्चों, पास तो आप यूँ हो जाएंगे, 40 में 30 प्लस मार्क्स यूँ लेके आएंगे अगर इस वीडियो को पूरा आज देख लिए आप लोग तो। दूसरी बात है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं उन टॉपिक को टच करूंगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। होता है कोई टीचर की पूरा पढ़ा दें सिलेबस, नहीं, मैं इसमें सेलेक्टेड चीज़ पढ़ाऊँगा आपको जो एकदम एग्ज़ाम में गिरने वाला है। तो तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ, राजन सर के साथ। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। उसके पहले देखिए ये पूरा ब्रह्मास्त्र आपको 40 में 40 मार्क्स देने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और बाकी बात क्लासेस चल रहे हैं, बैचेस चल रहे हैं। आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कृपया जो नंबर दिया गया है आप लोगों को, ये नंबर, इस नंबर पर कॉल कीजिए और देखिए आपके अकॉर्डिंग बैचेस चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, दो जगह चलता है, आनंदा चौक में और बाबूगांव चौक, दोनों जगह पर क्लासेस चल रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बैचेस को फाइंड कीजिए और ऑफलाइन भी पढ़िए। वहाँ एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा हमारा और आपका, तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसमें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज। डेटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करने के प्रोसेस को इज नोन एज क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। मैंने आपको दो डेफिनेशन बताया है। एक तो इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा के मीनिंगफुल फॉर्म को इंफॉर्मेशन कहते हैं या प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसी से यहाँ क्वेश्चन गिरा हुआ है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल किसको, मतलब जो क्वेश्चन था उसी को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है, ये क्या कह रहा है। द डैश परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्वेश्चन गिर रहा है आपका प्रोसेसर से। प्रोसेसर मैं आपको यहाँ डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे देंगे। मैं यहाँ साइड में लेके चलता हूँ आपको। देखिए प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर सीपीयू जिसको बोलते हैं हम लोग, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं अभी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, समय नहीं है। ठीक है, समझिए इतना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी को क्या बोलते हैं? मैं शॉर्टकट में लिखते जाऊंगा बच्चों, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो प्रोसेसर इसी को बोलते हैं। और साथ साथ में हम लोग, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितना पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? देखिए मैं आपको डिवाइड करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट इसका है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। कौन कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, मैं यहाँ फुल फॉर्म बताता हूँ। कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और एमयू। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीयू का क्या काम होता है? ये कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेसर के फंक्शन को। कंट्रोल मुखिया है ये पूरे प्रोसेसर का। ठीक है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेसर के एक्शन को। एएलयू क्या करता है? जितना भी अर्थमेटिक का मतलब होता है बच्चों मैथ,
ठीक है। और लॉजिक का मतलब होता है लॉजिकल काम करना। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितना भी मैथमेटिकल काम है, लॉजिकल ऑपरेशन है, सब ये परफॉर्म करेगा। और तीसरा है मेमोरी यूनिट। अब जितना भी डेटा स्टोर करने का काम है हमारे प्रोसेसर में, ये कौन करेगा? मेमोरी यूनिट करेगा। तो आपका क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन कौन करता है? इसका तो ऑप्शन साफ है बाबू, ALU ही करेगा। ठीक है, मैं यहाँ एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको कि और क्या आ सकता है। देखिए इसके अंदर एक दो चीज़ और होता है जिसको बोलते हैं हम रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। और एक होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का स्पेलिंग होगा आपका CACHE, कैश MEMORY। क्या बोलते हैं इसको? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है, इसको बोलते हैं हम लोग फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी, ये सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है कैश मेमोरी। और रजिस्टर क्या होता है? मेमोरी यूनिट में रजिस्टर लगा होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रजिस्टर क्या होता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी CPU में रजिस्टर लगा होता है। तो मैंने CPU को बच्चों पूरे डिटेल में डिस्कस कर दिया। इससे कोई भी क्वेश्चन आए तबाही मचा दीजिएगा एग्जाम में, तबाही। तो CPU से रिलेटेड मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड। मेमोरी मेजरमेंट से ग्रुप ऑफ 4 बिट, इसको मैं यहाँ साइड में डिटेल में बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। सबसे छोटा यूनिट क्या है मेमोरी को मेजर करने का? उसको बोलते हैं हम लोग बिट। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिट। अब यहाँ से गेम शुरू होगा। एक बिट क्या होता क्या है? ये बिट तो 0 1 1 1 0 जितना भी बाइनरी नंबर है, इसका जो एक ठो नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग बिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक बिट। तो इसमें कितना बिट है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल कितना बिट है? 6 बिट है। तो आपको बिट समझ में आ गया होगा। अब बिट के बाद आता है निबल। क्या आता है? NIBBLE। तो एक निबल में होता है बाबू 4 बिट। ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में डायरेक्ट। उसके बाद आता है बाइट। ये आपका 8 बिट में होता है 1 बाइट। इसके बाद आता है आपका किलो बाइट। 1024 बाइट में होता है 1 किलो बाइट। उसके बाद आता है आपका मेगा बाइट। तो 1024 किलो बाइट में होता है 1 मेगा बाइट। उसके बाद आपका आता है गीगा बाइट। तो 1024 मेगा बाइट में होता है आपका 1 गीगा बाइट। उसके बाद आता है टेरा बाइट। 1024 GB में होता है 1 TB। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेमोरी मैनेजमेंट से, आप लोग उसको बना दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने सारा बता दिया बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू। देखिए 1 मेगाबाइट बताए हैं कि इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? बाइट बाइट बाइट। तो बाइट में तो हो ही नहीं सकता आंसर बाबू। किलोबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शन में से अलग कौन सा है? ऑड कौन सा है? क्वेश्चन बहुत शानदार है। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और फर्मवेयर। देखिए मैं इसको इन डेप्थ बता देता हूँ, इससे जितना भी क्वेश्चन आना होगा इस तरीके का सारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू जब सबसे पहला कंप्यूटर आया तो कौन सा लैंग्वेज चलता था? मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज चलता था? मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज चलता था सबसे पहला, और इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। पहला जनरेशन जब कंप्यूटर आया था ना, तो उस समय ये लैंग्वेज चलता था। इसके बाद ये लैंग्वेज रहता था बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में रहता था। टफ रहता था ये लैंग्वेज को समझना, हर एक लोगों के बस का बात नहीं था समझना ये। ठीक है, तो हर एक लोग जनरल लोग समझने के लिए एक और लैंग्वेज डेवलप किया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए, वो था असेंबली लैंग्वेज। क्या था? असेंबली लैंग्वेज। क्या था वो? असेंबली लैंग्वेज। ओके, अब असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि थोड़ा सा भाषा था आसान, और सेकंड जनरेशन में आया आपका भाषा आसान था, हर लोग समझ पाता था इसको आसान तरीके से। क्लियर है मेरा बात? और ये थोड़ा सा इंग्लिश टाइप में था, पूरा इंग्लिश नहीं था बट थोड़ा आसान था पिछले वाले से। ठीक है, इसके बाद जो लैंग्वेज आया थर्ड जनरेशन में, वो लैंग्वेज आया हमारा हाई लेवल। क्या आया? हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल में क्या क्या आया? सी आया, C++ आया, जावा आया और पाइथन आया।
ठीक है, ये आया हमारा थर्ड जनरेशन में। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या है कि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे असेंबलर। क्या यूज़ करते थे? ASSEMBLER, असेंबलर। और असेंबलर को एक तरह का बोलते थे लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है कि एक लैंग्वेज से जो दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको बोलेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना। तो असेंबलर क्या है? असेंबलर किसको बोलते थे? असेंबली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते थे असेंबलर। ठीक है, अब इसको भी तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मशीन को समझाने के लिए, C++, जावा, पाइथन को भी। ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए होता था लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या चाहिए होता था? लैंग्वेज प्रोसेसर। शॉर्टकट में LP लिखे हैं, इसका मतलब है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, तो इन सारे भाषाओं को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 2-3 तरह का लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, वो चाहिए होता है। सबसे पहले होता है कंपाइलर, उसके बाद होता है इंटरप्रेटर, इसके बाद होता है हमारे पास हाइब्रिड लैंग्वेज प्रोसेसर। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? हाइब्रिड लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझते हैं कि ये सारा तो लैंग्वेज प्रोसेसर है, कंपाइलर भी लैंग्वेज प्रोसेसर है और इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज प्रोसेसर, हाइब्रिड भी लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो इसमें अंतर क्या है? कंपाइलर क्या है? पूरे कोड को एक बार में बाबू कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल से, एट वंस होल कोड, पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट करके। इंटरप्रेटर क्या करता है? पूरे कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। और हाइब्रिड क्या करता था? हाइब्रिड जो है कंपाइलर का भी काम करता था प्लस इंटरप्रेटर का भी काम करता था। यानी कि पूरे कोड, आधा कोड को, पूरा कोड को कन्वर्ट करेगा एक बार में, और दूसरा क्या करेगा? लाइन बाय लाइन। तो कंपाइलर का यूज़ बाबू C++ करता था, पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ करता है, और जावा जो है वो यूज़ करता है हाइब्रिड का। किसका यूज़ करता है? हाइब्रिड का। क्लियर हो गया आपको? C++ में कंपाइलर का यूज़ होता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर पाइथन का यूज़ करता है, और हाइब्रिड जो है वो जावा का यूज़ करता है। इतना बात क्लियर है? अब आइए आपके क्वेश्चन पे हम लोग वापस चलते हैं। क्वेश्चन है ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ऑड कौन सा है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और फर्मवेयर। देखिए तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर है, लेकिन फर्मवेयर जो है लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है। तो ये क्या है? अलग है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा? फर्मवेयर आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, नोट्स बनाते जाइएगा। मैं एक ही क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। बोले है ना कि क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। तबाही लाना है ना एग्जाम में 22 तारीख को, तो इसको पूरा बढ़िया से देखो, वीडियो को पूरा लास्ट तक, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, और ना ही एक क्वेश्चन इधर उधर आएगा गड़बड़ाने देंगे। बस पूरे डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और हर एक दोस्त में इस वीडियो को फैला दो पूरा एकदम लास्ट तक। पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फुल रिवीजन है ये आपके लिए। हर चीज़ में रिवीजन हो जाएगा, जितना आप सोचे होंगे इस वीडियो में, इस वीडियो से जितना एक्सपेक्टेशन किए होंगे। बाकी बात जो छूट घट जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं फिर से वीडियो बना करके आप लोगों के सामने हाजिर कर दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन बाबू मरा हुआ है। मरा हुआ मतलब क्या? मतलब बहुत आसान है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर द इंटरनल ऑपरेशन। थर्ड जनरेशन में इंटरनल ऑपरेशन के लिए क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, क्या यूज होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IC। क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में? IC। अब देखिए थोड़ा जनरेशन डिस्कस करते हैं। जनरेशन का बाबू 5 जनरेशन में हुआ है कंप्यूटर। कितने जनरेशन हुआ है? 5 जनरेशन। तो सबसे पहला जनरेशन था फर्स्ट जनरेशन में इंटरनल ऑपरेशन का यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर में, और ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से प्रीवियस ईयर बाबू, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहा है, साथ साथ में आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है आपका साथ साथ में, और साथ साथ में MCQs भी डिस्कस हो रहा है। यानी कि एक तीर में आप लोग 2 निशाना तो सुने होंगे, आज 3 निशाना मार रहे हैं हम लोग एक तीर में। ठीक है, इसलिए बोले ना ये वीडियो तबाही लेके आएगा। ठीक है, एक तीर में 3 निशाना मार रहे हैं हम लोग। क्या क्या मारे? MCQ तो चल ही रहे हैं।
PYQs भी चल रहे हैं और साथ साथ में कंसेप्ट भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। क्या यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता था इंटरनल प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए? सेकंड जनरेशन में यूज होता था हमारा ट्रांजिस्टर। क्या यूज होता था सेकंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में यूज होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और बाबू फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? मशीन लैंग्वेज। याद कीजिए, अभी जस्ट बताए हैं मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज। ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। असेंबली लैंग्वेज, शॉर्टकट मार रहे हैं, समझ जाइएगा, असेंबली लैंग्वेज लिखे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया जाता था? थर्ड जनरेशन में क्वेश्चन ही पूछा है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर सर। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज किया जाता था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आएगा बाबू, जैक के द्वारा दिया जाएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा हलवा हलवा क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। परम एंड पेस आर। क्या क्वेश्चन पूछा है? परम एंड पेस आर। परम पेस क्या है बाबू? तो परम पेस जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, परम पेस है हमारा सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में और भी दूसरे कंप्यूटर के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं बाबू कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला भाग हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? सबसे पहला पार्ट हमारा है बाबू डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कौन सा है? डिजिटल। उसके बाद हमारे पास है एनालॉग। इसके बाद हमारे पास है हाइब्रिड। कौन सा है? हाइब्रिड। चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं आप लोगों के सामने में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो वैसा कंप्यूटर जो 0 और 1 लैंग्वेज पे काम करता है, 0 और 1 नंबर पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, जो मशीन लैंग्वेज को समझता है उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों का काम करता है, यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, फिजिकल कंप्यूटर का देखिए कुछ एग्जांपल आप लोग। जैसे फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब लेंथ होता है, टाइम होता है, मास होता है, प्रेशर होता है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन सबको जो मेजर करता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनालॉग कंप्यूटर क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। एग्जांपल में देखिए, आप लोग देखे होंगे ये वाला प्रेशर गैज। तो प्रेशर गैज क्या करता है? आपका प्रेशर को नापता है। तो प्रेशर गैज नापने लोग क्या बोलेंगे हम लोग? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग वॉच भी देखे होंगे आप लोग, टाइम को मेजर करने के लिए यूज हो गया एनालॉग वॉच। इसके बाद आप देखे होंगे आप लोग थर्मामीटर। तो थर्मामीटर यूज हो गया आपका प्रेशर को, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर यूज होता है। इसके बाद आ जाइए स्पीडोमीटर। उसके बाद आ जाइए स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर में भी कांटा लगा होता है। तो जितना भी कांटा वाला डिवाइस है ना, वो सब आता है किसके अंदर? एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? वो सब एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आता है। पूरा क्लियर है? एक एक चीज़ क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड। अब ये देखिए बाबू, डिजिटल में जितना भी नॉर्मल कंप्यूटर सब, पीसी जितना भी है, लैपटॉप जितना भी है, सब इसी के अंदर आता है। सुपर कंप्यूटर भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आपका डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है एनालॉग भी और डिजिटल भी। तो आप लोग गए होंगे वहाँ, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर के पास मशीन होता है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, देखते हैं उसका धड़कन चलता है, उसका एक वो दिखाता है हमको, कंप्यूटर में दिखाते रहता है। अगर धड़कन चल रहा है, ये तो ऐसे ऐसे आता है, अगर सीधा हो गया तो आदमी गया, उसका धड़कन चलना बंद हो गया, मर गया। ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्या करता है? एक तरफ से मेजरमेंट करता है, बॉडी के धड़कन का मेजरमेंट करते रहता है, साथ साथ में आपको डिजिटल फॉर्म में सिग्नल भी देते रहता है। तो एनालॉग, इधर एनालॉग मेजरमेंट के लिए, इधर डिजिटल कंप्यूटर हो गया। तो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ हो गया ये हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो किसी तरह से क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको तोड़ के मरोड़ के बना लीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिजिटल को क्लासीफाई करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया बात। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जरा सा उसको डिजिटल कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं हम लोग। डिजिटल कंप्यूटर का 4 भाग है बाबू। सबसे पहला हमारे पास है डिजिटल का, वो है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। उसके बाद क्या है? मिनी कंप्यूटर। इसके बाद है मेन फ्रेम। इसके बाद आपके आता है मेन फ्रेम के बाद सुपर। ठीक है, चलिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर बाबू जितना भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? माइक्रो कंप्यूटर। बड़ा ही सीधा, बड़ा ही सिंपल होता है माइक्रो कंप्यूटर। जितने भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है जिस भी डिवाइस में, जिस भी कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सिंपल। तो यानी कि जितना भी पीसी है हम लोग यूज़ करते हैं सब माइक्रो कंप्यूटर है। जितना भी लैपटॉप है सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो वैसा कंप्यूटर जो बाबू जिसमें कि मल्टी यूज़र काम कर सके। इसमें सिंगल यूज़र काम करता है। माइक्रो में क्या होता है? सिंगल यूज़र। ये होता है मल्टी यूज़र। ये होता है मल्टी यूज़र। ठीक है। और ये क्या होता है कि थोड़ा बड़ा होता है, पावरफुल होता है। इससे ये ज़्यादा पावरफुल होता है और इससे बड़ा भी होता है, बिग भी होता है ये। इसका इस्तेमाल ना जो छोटे छोटे कंपनीज़ हैं उसमें किया जाता है पूरे पे निगरानी रखने के लिए, पूरे सारे कंप्यूटर को एक साथ पूरे पे सर्विलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था मिनी कंप्यूटर का। इसके बाद आइए देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, ताकि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है मेनली देखा जाए तो। ठीक है, सर्वर बनाने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब बड़ा बड़ा जो कंपनी है ये सब में बाबू सर्वर प्रोवाइड करने के लिए सब जो चल रहा है एप्लीकेशन, वो जो सर्वर पे चल रहा है उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है कंप्यूटर। ठीक है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर। इससे भी ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना वेदर का, कि कल बारिश होगा कि नहीं होगा, कल धूप उगेगा कि नहीं, बादल कैसा रहेगा, आंधी तूफान आएगा कि नहीं। तो ये सब भविष्यवाणी करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग। किसका यूज़? वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया था उसका नाम था क्रे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम शिवाय। कौन सा था? परम शिवाय, CSHIVCY। कौन सा था? परम शिवाय। ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारा कंप्यूटर, जैसे कि परम शिवाय के बाद आया पेश, मिहिर, प्रत्यूष, ऐसे करके बहुत सारा कंप्यूटर आया। ठीक है, तो ये सबसे कम ही क्वेश्चन आएगा। और अभी जो फिलहाल जो कंप्यूटर चल रहा है इंडिया का लेटेस्ट कंप्यूटर वो है ऐरावत। जो कि भगवान इंद्र के हाथी के नाम पर है, ऐरावत का नाम इसका। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर का बाबू। अब इसमें क्वेश्चन क्या था जरा सा वो देखते हैं और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा क्या है? परम एंड पेश, परम पेश सुपर कंप्यूटर। क्या आंसर हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? बाकी मैंने सारा डिस्कस कर दिया आपके सामने, एक एक चीज़ डिस्कस कर दिया। ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर दिया एक एक चीज़ को, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी बात ये ब्रह्मास्त्र जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये ब्रह्मास्त्र आपको चाहिए तो आपको ये ब्रह्मास्त्र मिलेगा भी। डाउनलोड लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के नीचे। आप इस ब्रह्मास्त्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आराम से डाउनलोड करके जितना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। सारा क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वीडियो का लिंक भी लगाया है इसमें, जैसा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीबीएमएस किसके लिए स्टैंड होता है, डीबीएमएस किसके लिए स्टैंड होगा, तो डीबीएमएस होगा स्टैंड हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस किसके लिए यूज़ किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत बढ़िया सर, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रैम इज रैम किस तरह का मेमोरी है, रैम किस तरह का मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी, नन ऑफ दिस। तो बाबू रैम जो है रीड राइट मेमोरी है। रीड राइट का मतलब होता है वैसा मेमोरी जिसमें अगर पहले से डेटा डाला हुआ है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से उसमें डेटा डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रीड राइट मेमोरी, ठीक है। जो डेटा डाला हो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से उसमें डेटा डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रीड राइट मेमोरी। जिसमें डेटा हम लोग डाल ही नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और जिसमें डेटा डाल सकते हैं, जिसमें डेटा रीड नहीं कर सकते, वो हमारा होगा राइट ओनली मेमोरी। थोड़ा सा रैम रोम के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरा मेमोरी ही मैं डिस्कस करता हूँ, फटाफट से ध्यान से आप लोग देखिए कितना तरह का मेमोरी होता है, कैसे काम करता है मेमोरी। क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मेमोरी। देखिए मेमोरी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, मेन मेमोरी, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, मेन मेमोरी। क्या होता है, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है सर, समझ गए। मेन मेमोरी में क्या क्या आता है, मेन मेमोरी में क्या क्या आता है, तो रैम आता है, रोम आता है, रैम और रोम। तो रैम और रोम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। अब ये रैम रोम कहाँ होता है सर, क्या होता है सर, तो देखिए रैम को पहले डिस्कस करते हैं फिर रोम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रैम आ जाइए, रैम क्या होता है, देखिए रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लपेट दिए हैं, समझ जाइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरह का मेमोरी है, ये है वोलाटाइल मेमोरी। कैसा है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है वैसा मेमोरी जो डेटा को लॉस कर जाता है लाइट कटने के बाद, या करंट नहीं मिलता है इसको तो डेटा को लूज कर जाता है। वोलाटाइल का मतलब भोला भाला, भोला भाल का मतलब कि जैसे ही इससे कनेक्शन हट जाएगा तो ये डेटा को लूज कर जाएगा, भूल जाएगा डेटा को, ठीक है। तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसा होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल का मतलब टेम्पररी डेटा को स्टोर करेगा। कैसे डेटा को स्टोर करेगा, ये टेम्पररी। दूसरा होता है हमारे पास रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कैसा मेमोरी है, ये है हमारा, और इसमें देखो रीड राइट दोनों होता है। रैम में क्या होता है, रीड एंड राइट, अभी बताए हैं, रीड एंड राइट दोनों होता है, सब लपेट दिए, समझ जाइए। रीड वाली मेमोरी में क्या क्या आता है, और रीड वाली मेमोरी कैसा होता है, ये होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल यानी कि एक बार इसमें अगर जो डेटा डाल दिए आप रोम में, वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, परमानेंट। क्या होता है ये बाबू, परमानेंट होता है ये मेमोरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, वोलाटाइल मेमोरी जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा रैम है, और रोम क्या है बाबू, परमानेंट मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करेगा, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी। पॉज करो तो, ठीक है। तो बाबू ये हमारा प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा मेमोरी जो एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, बाहर से कनेक्ट करते हैं। ये होता है सपोर्टिव मेमोरी। क्या होता है, सपोर्टिव मेमोरी। सपोर्टिव मेमोरी में क्या क्या आता है हमारा, पेन ड्राइव आता है, हार्ड डिस्क आता है, SSD आता है, ये सारा आता है सपोर्टिव मेमोरी में, ETC कर दीजिए, ठीक है। CD DVD सारा आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सपोर्टिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्वेश्चन आपके पास रैम किस तरह का मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।